नमस्कार, देश की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। 2017-18 के लिए आम बजट पेश हो चुका है। क्या है इस बजट में, हम आपको बताएंगे कि बजट से किसको मिलेगी राहत। इस बजट में क्या कुछ है किसानों के लिए, युवाओं के लिए और देश की आधी आबादी के लिए। आपको बताएंगे कि बजट से कैसे मिलेगा कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा। बजट को लेकर प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों की क्या रही प्रतिक्रिया, क्यों राहुल गांधी, लालू यादव और उद्धव ठाकरे ने बजट को बताया निराशाजनक। इंडस्ट्री का बजट को लेकर क्या कहना है और आम आदमी के लिए यह बजट कैसा रहा। उधर उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है, तो आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हापुड़ में अपनी चुनावी रैली में किस पर साधा निशाना। ये भी बताएंगे कि यूपी में सत्ता की एक और दावेदार मायावती ने मेरठ रैली में किस पार्टी पर बोला हमला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के लोगों को यूएस में एंट्री वाले ऑर्डर का किन राज्यों ने किया विरोध, ये भी आपको बताएंगे, साथ में और भी बहुत कुछ। अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट पेश किया। किसानों के लिए नई योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, युवाओं के लिए सुविधाएं, गरीबों के लिए मकान और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा इस बजट की मुख्य बातें रही। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। तो वहीं 3 नए प्रस्ताव रखे हैं। पहला, राजनीतिक पार्टियां 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले सकेंगी। दूसरा, देश से भागने वाले अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। और तीसरा, 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर अप्रैल से रोक लगाई जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर मध्यम वर्ग और वेतनभोगी वर्ग की जेब में कुछ पैसा डालने की कोशिश की है। नोटबंदी के बाद उम्मीदें तो बहुत थी कि लोगों को टैक्स के रूप में राहत मिलेगी। बजट में कुछ राहत मिली तो है, लेकिन ये उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कर की दर में बदलाव किया गया है। अरुण जेटली ने नोटबंदी के दौरान हुए कष्ट के मद्देनजर ये छूट देने का ऐलान किया। I therefore propose to reduce the existing rate of taxation for individual assessees between the income 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%. अब 2.5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक के स्लैब में टैक्स दर 5% कर दी गई है। पहले यह 10% थी। इसके बाद के स्लैब और दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी 5 से 10 लाख की आमदनी पर टैक्स दर 20% और 10 लाख से ज्यादा की आमदनी पर 30% टैक्स देना होगा। साथ ही सरचार्ज में भी बदलाव किया गया है। 50 लाख से 1 करोड़ की आमदनी पर 10% सरचार्ज और 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी पर 15% सरचार्ज देय होगा। In order to make good some loss of revenue on account of this relief, I propose to levy a surcharge of 10% of tax payable on this category of individual whose annual taxable income is between 50 lakhs and 1 crore. नई टैक्स दर को अगर ग्राफिक्स की मदद से समझे तो अगर आपकी आमदनी 3 लाख रुपए तक है तो छूट की वजह से आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी आमदनी 4 लाख रुपए है तो आपको 7,500 रुपए टैक्स देना होगा। अगर आमदनी 5 लाख रुपए है तो आपको 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। अगर आपकी आमदनी 6 लाख रुपए है तो आपको 12,500 रुपए के साथ साथ 20,000 यानी कुल मिलाकर 32,500 रुपए टैक्स देना होगा। यदि आपकी आमदनी 7 लाख रुपए है तो आपको 32,500 के साथ साथ 20,000 रुपए यानी 52,500 रुपए टैक्स देना होगा। 8 लाख रुपए की आमदनी पर 72,500 रुपए, 9 लाख रुपए की आमदनी पर 92,500 रुपए और 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 1,12,500 रुपए टैक्स देना होगा। अगर आमदनी 11 लाख रुपए है तो 1,42,500 रुपए टैक्स देना होगा। 15 लाख तक की आमदनी पर 2,62,500 रुपए टैक्स देना होगा। हालांकि वेतनभोगी वर्ग को स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C और 80CCC के तहत मिलने वाली छूटों का कुछ फायदा और मिल सकता है। चूंकि वित्त मंत्री ने एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए फिलहाल लोगों की जेब में कुछ अतिरिक्त पैसा रहेगा। लेकिन जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद ये फायदा बराबर हो सकता है, क्योंकि तब कई चीजों पर टैक्स दर मौजूदा दर से कम और कुछ चीजों पर मौजूदा दर से ज्यादा होगी।
लेन देन में काले धन पर रोक लगाने के लिए वित्त मंत्री ने कुछ उपायों का ऐलान किया है। अब 3 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन नकद में नहीं हो सकेगा। माना जा रहा है कि इससे काले धन की उत्पत्ति पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली के लगातार चौथे बजट में नोटबंदी का असर साफ दिखा। उन्होंने करीब 2 घंटे के अपने भाषण में कई दफा नोटबंदी का जिक्र किया। बजट का शुरुआती भाषण नोटबंदी पर ही केंद्रित रहा। कभी उन्होंने नोटबंदी के तत्कालिक तो कभी दीर्घकालिक फायदों का जिक्र किया। उन्होंने नोटबंदी के दौरान मिले आंकड़ों को भी अपने बजट भाषण का हिस्सा बनाया। ये शायद 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का ही नतीजा है कि वित्त मंत्री नोटबंदी का जिक्र करने से नहीं चूके। वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी की वजह से जीडीपी की साफ और सच्ची तस्वीर सामने आएगी, अर्थव्यवस्था स्वच्छ होगी। जेटली ने ये भी कहा कि पिछले 1 दशक में टैक्स की चोरी करना जनता की आदत हो गई थी। इससे गरीबों का नुकसान होता था। उनके मुताबिक नोटबंदी से काले धन, जाली नोट और आतंक की मदद पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से न केवल बैंकों की क्षमता बढ़ी है, बल्कि नोटबंदी से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। उन्होंने माना कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसके फायदे बहुत ज्यादा होंगे। Demonetization of high denominational banknotes was a continuation of a series of measures taken by our government during the last 2 years. It is a bold and decisive measure. Demonetization seeks to create a new normal wherein the GDP would be bigger, cleaner and real. बजट भाषण में उन्होंने बताया कि देश में जीडीपी के मुकाबले टैक्स का अनुपात काफी कम है। यही नहीं, उनके मुताबिक इसमें से भी प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी और कम है। उन्होंने जो आंकड़े दिए वो चौंकाने वाले हैं। 4.24 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरने वालों की तुलना में केवल 1.7 करोड़ लोग आयकर रिटर्न भरते हैं। 5.6 करोड़ व्यापारियों की तुलना में 1.81 करोड़ व्यापारियों ने टैक्स दिया। 13.94 कंपनीज के रिटर्न फाइल किए गए। इनमें से सिर्फ 2.76 लाख कंपनियों ने 0 मुनाफा कमाया है। उनके मुताबिक सिर्फ 76 लाख लोग ही 99 लाख से 5 लाख रुपए के कम आय दिखाई दिए हैं। 56 लाख नौकरी पेशा लोगों में से सिर्फ 20 लाख लोग ही 5 लाख रुपए से ज्यादा की आय दिखाते हैं। 24 लाख लोगों ने 10 लाख से ज्यादा की आय दिखाई। केवल 20 लाख व्यापारियों ने 5 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आय दिखाई है। उधर विपक्ष इस बजट को नोटबंदी की असफलता को ढकने की कोशिश बता रहा है। नोटबंदी का जो ब्लंडर किया हुआ था उसको कवर अप करने के लिए ये बजट पेश किया गया। उनके मुताबिक नोटबंदी से बैंकों की क्षमता बढ़ी है। नोटबंदी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 2017 में विकास की गति तेज होगी। उनके मुताबिक नोटबंदी से होने वाले फायदे गरीबों तक पहुंचाए जाएंगे। बैंक भी कर्ज की दरों को कम कर पाएंगे। वित्त मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि नोटबंदी की परेशानियां जल्द समाप्त होंगी। नोटबंदी के बाद उन्होंने JAM यानी जनधन, आधार और मोबाइल बैंकिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बजट भाषण में ये भी कहा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने पर भी काफी काम किया गया। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश बन गया है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के आर्थिक नक्शे पर देश चमक रहा है। भारत निर्माण उद्योग के मामले में दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंच गया। पहले हम 9वें स्थान पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। 2017 का बजट एक मायने में सचमुच ऐतिहासिक रहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपए से मिलने वाले चंदे का हिसाब देना होगा। इतना ही नहीं, 2000 रुपए से ज्यादा के चंदे को कैश में नहीं दिया जा सकता। 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा चेक या डिजिटल पेमेंट के जरिए ही किया जा सकता है। राजनीतिक चंदे के लिए अब बॉन्ड जरूरी हो गया है। Of cash donation that a political party can receive will be 2000 from any one source. विपक्ष की दबी हुई हंसी से साफ है कि उसे भी सबसे ज्यादा चंदा बटोरने वाली बीजेपी की सरकार से ऐसे कदम की उम्मीद न थी, जो खुद बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो। जेटली ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर रोक लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए संबंधित कानून में जरूरी बदलाव करेगी। उन्होंने बताया कि देश में पॉलिटिकल फंडिंग को साफ सुथरा बनाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। In accordance with the suggestion made by the Election Commission, the maximum amount of cash donation that a political party can receive will be 2000 from any one source. चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी स्रोत से 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएगा। राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा चेक अथवा डिजिटल मोड से ही ले पाएंगे। राजनीतिक चंदा देने वालों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में सुधार किया जाएगा ताकि राजनीतिक चंदा देने वाले किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक से ही बॉन्ड खरीद सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स एक्ट के तहत समय पर रिटर्न भरना होगा ताकि गड़बड़ियों की आशंका पूरी तरह खत्म हो जाए। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के विरोध में अपना मत दिया है और 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद होने के बावजूद राजनीतिक पार्टियों को पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने पर इनकम टैक्स की छूट दी गई थी। दरअसल आईटी एक्ट 1961 के सेक्शन 13A के तहत इन दलों को टैक्स में छूट प्राप्त है। ऐसे में सरकार से चुनावी चंदे में सुधार की उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन बजट में सरकार ने नकद चंदे की सीमा तय कर चंदे के अज्ञात स्रोतों पर पाबंदी लगा दी है। कुल चंदे का 65% हिस्सा इन अज्ञात स्रोतों से आता है। ये वो लोग हैं जो चंदे के बदले इन सियासी पार्टियों और सियासतदानों का ईमान खरीदते हैं और जमहूरियत का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में सरकार के इस कदम की अब विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हालांकि चुनाव सुधार से जुड़े कई अहम कदम उठाने जाने अभी बाकी है, लेकिन बदलाव की तरफ एक कदम की भी तारीफ की जानी चाहिए। अंशुमान त्रिपाठी के साथ सचिन शर्मा, APN। तो वहीं बजट में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड से लेन देन के विकल्प का खाका भी तैयार किया गया है। सरकार ने आधार को ध्यान में रखकर देश भर में 20 लाख POS बनाने का लक्ष्य रखा है। मोदी सरकार ने इस बार बजट में डिजिटल इंडिया पर खासा जोर दिया है। सरकार का पूरा ध्यान डिजिटल इंडिया की योजना को आगे बढ़ाने का है। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सरकार की ओर से जारी भीम ऐप का अब तक करीब 1.25 करोड़ लोगों ने इस्तेमाल किया है। भीम ऐप के इस्तेमाल करने वालों के लिए उन्होंने रेफरल स्कीम और कैशबैक स्कीम की भी घोषणा की। A shift to digital platform has huge benefits to the common man. The earlier initiative of our government to promote financial inclusion and JAM Trinity were important precursors to our current push for digital transactions. Already there is evidence of an increased digital transaction. The Bheem app has been launched. It will unleash the power of mobile phones for digital payments and financial inclusion. 125 lakh people have adopted the Bheem app so far. दूर दराज के गांव तक इंटरनेट की पहुंच बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 1.5 लाख गांव में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने की घोषणा की। कोऑपरेटिव बैंकों में सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए 3 साल में 1900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। सरकार ने चेक बाउंस के मामले में नियमों को और सख्त बनाने की बात की, तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड से लेन देन के विकल्प का खाका सामने रखा। सरकार ने आधार को ध्यान में रखकर देश भर में 20 लाख POS बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने आर्थिक अपराधियों पर सख्ती बढ़ाने की बात की। भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार जल्द नया कानून भी लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं 2017 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शेरो शायरी कर विपक्ष पर तंज भी कसा। शेरों के जरिए इशारों में सरकार के नोटबंदी और काले धन के खिलाफ मुहिम को सही ठहराया। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। अरुण जेटली ने नोटबंदी के फायदे गिनाते हुए और आर्थिक नीतियों को कामयाब बताते हुए सरकार के कालाधन के खिलाफ मुहिम और नोटबंदी के फैसलों को सही ठहराया। उन्होंने बजट भाषण की शुरुआती 15 मिनट में ही एक शेर पढ़कर विपक्ष को इशारों में निशाने पर ले लिया। जेटली पहले भी शेरों के चुपते हुए तीर चलाकर विपक्ष को जख्म देते रहे हैं। पिछले साल उन्होंने देश के खजाने की हालत को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था। इस बार देश की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी के ब्रेक से हुए असर को छिपाने के लिए जेटली ने काफी दलीलें दी और टैक्स चोरों पर सख्ती के कई कदमों का ऐलान किया। जेटली ने बजट भाषण में नोटबंदी के फायदे पर जोर देते हुए कहा, नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग।
रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। अनजाने में जेटली नोटबंदी के काले धन पर असर की बात कह गए। शेरो शायरी में बता गए कि नोटबंदी की आड़ में काले धन के काले नोट गुलाबी नोटों में बदल गए। लेकिन सरकार की कमजोरियों पर पर्दा डाल एक अंग्रेजी कविता के जरिए सरकार की नेक नीति का हवाला दिया। मैडम स्पीकर, इट इज सेड, व्हेन माय एम इज राइट, व्हेन माय गोल इज इन साइट, द विंड्स फेवर मी एंड आई फ्लाई। सचमुच अब बीजेपी चुनावी उड़ान भरने को तैयार है। मनरेगा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की नाराजगी खत्म करने और शहरी मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में राहत से मोदी सरकार को प्रचार के लिए नए पंख मिल गए हैं। लेकिन ये वादे और इरादे विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को कितना लुभा पाते हैं, ये 11 मार्च को ही पता चल पाएगा। रजत मिश्रा, APN। उधर बजट में किसान और ग्रामीण इलाकों के विकास पर जोर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगले 5 सालों में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। साथ ही मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और स्वच्छ भारत मिशन की आवंटन राशि में बढ़ोतरी की गई है। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह यानी क्रेडिट फ्लो बढ़ाने के प्रयास के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में कृषि ऋण लक्ष्य को 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की। सरकार ने खेती किसानी के लिए कुछ बड़े ऐलान किए। इसके तहत सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम करेगी। किसानों को समय पर कर्ज मिले, इस बात पर सरकार ध्यान देगी। टैक्स देने वालों का सम्मान होगा। नाबार्ड के कंप्यूटरीकरण पर जोर, ताकि किसानों को कर्ज देने में आसानी हो। सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड पर विशेष ध्यान दे रही है। कृषि विज्ञान क्षेत्र में 100 नए लैब बनाए जाएंगे। नाबार्ड के तहत सिंचाई के लिए आवंटित राशि 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नाबार्ड के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। We will support NABARD for computerization and integration of 63,000 functional PACs with core banking support and district cooperative banks. The Fasal Bima Yojana launched by our government is a major step in that direction. The coverage of this scheme will be increased from 30% of the cropped area in 2016-17 to 40% in 2017-18 and 50% in 18-19. The budget provision of rupees 5,500 crores in the Yojana in budget estimate of 2016 was increased to rupees 13,240 crores in 16-17 to settle the arrear claims. सरकार ने मनरेगा को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान किए। मनरेगा के लिए सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसके अंतर्गत 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे और गांव में प्रतिदिन 133 किलोमीटर सड़क बनाने की बात कही गई है, जो पहले 73 किलोमीटर प्रतिदिन थी। ये बजट कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में एक विशेष ध्यान आकर्षित करता है। निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो इस बजट में साफ साफ नजर आती है। जेटली ने बजट में खासकर पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के किसानों को प्रमुखता दी है। सरकार को इस बार कृषि विकास दर के 4.1% रहने की उम्मीद है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल भी लाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 4,500 करोड़ धनराशि आवंटित की गई है और साल 2018 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का बजट में प्रस्ताव है, जबकि स्वच्छ मिशन के आवंटन राशि में 18% की वृद्धि की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो वहीं एक और जहां मोदी सरकार ने किसानों के लिए बजट में बड़े बड़े ऐलान किए, तो वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि बिचौलियों के चलते इन योजनाओं का उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। तो हो है, लेकिन लाभ पूरा किसान उठा कहाँ पा है। लाभ तो बीज वाले उठाने हैं। मंत्री संत्री जो भी बीज वाले जो भी है कार्यकर्ता, क्या है, घोषणा कर दें, घोषणा जरूर करें, लेकिन उसमें से रुपया में चबन नहीं आ पाया है और बारह विचे उचे हो जाएगा। बीमा किसी को मिला, किसी को नहीं भी मिला है। चिल्ला रहे बहुत सारे कि काश्तकार उन घोषणा कर देते हैं, लेकिन काश्तकार को कोई फायदा नहीं है। बीच में जो पैसे जो रुक जाते हैं वे अध बीच में काट लेते हैं। घोषणा आज की है, वो घोषणा ठीक है, लेकिन उन पे धरातल पे उतारना
ये कठिन काम है। कोई भी सरकार होगी अच्छे काम के लिए करेगी, लेकिन जो आज जो चल रहा है, जो व्यवस्था है, नीचे धरातल पे लोग परेशान हैं। तो वहीं बजट में देश की आधी आबादी के लिए भी विशेष प्रावधान है। गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे, जबकि महिला और बाल विकास के लिए सरकार ने आवंटन बढ़ाकर 1.84 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास ऐलान किए गए हैं। जहां राष्ट्रपति ने मंगलवार को अपने अभिभाषण में मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 हफ्ते करने की घोषणा की, वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में ऐलान किया कि गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे, ताकि जच्चा बच्चा के पोषण में किसी तरह की दिक्कत न आए। महिला और बाल विकास के लिए सरकार ने आवंटन 1.56 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.84 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए महिला केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सबका साथ सबका विकास begins with the girl child and the woman. Mahila Shakti Kendras will be set up at a village level with an allocation of rupees 500 crores in 14 lakh ICDS Anganwadi centers. This will provide a one-stop convergent support system for empowering rural women with opportunities for skill development, employment, digital literacy, health and nutrition. महिलाओं को सस्ता लोन देने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को 20,000 करोड़ की राशि दी जाएगी। सस्ते घर उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं के कौशल विकास के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हालांकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो वहीं वित्त मंत्री के पिटारे में युवाओं और छात्रों के लिए भी योजनाएं थी। डालते हैं एक नजर। As on 20th January 2017, which represents a comfortable cover. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में युवाओं और छात्रों के विकास पर खासा जोर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा ऐलान किया। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि IIT, CBSE और AICTC अब प्रवेश परीक्षाएं नहीं कराएंगी। प्रवेश परीक्षा के लिए नई संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन किया जाएगा। ये एजेंसी पूरे देश में प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी। इन प्रवेश परीक्षाओं में हर साल 40 लाख छात्रों से ज्यादा बैठते हैं। खबरों के मुताबिक शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। स्कूल में विज्ञान की शिक्षा पर जोर देने की बात भी सरकार ने की। सेकेंडरी एजुकेशन को अलग से प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था सरकार करेगी। An innovation fund for secondary education will be created to encourage local innovation for ensuring universal access, gender parity and quality improvement. UGC में सुधार लाने पर सरकार का जोर है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा क्वालिटी की जांच की जाएगी। डॉक्टरों के लिए PG कोर्स में 5,000 सीटों में इजाफा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो वहीं बजट को लेकर युवाओं, खासकर छात्रों की क्या प्रतिक्रिया रही, जानने की कोशिश की APN के संवाददाता श्वेता ने। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, जानते हैं इनसे इनकी राय कि आम बजट को लेकर इनका क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज जो है आम बजट पेश हुआ, तो आपको इसमें क्या अच्छी बातें लगी और या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें एम्स खुले 2, उससे तो हमें सही मिला, और 10th में बोर्ड आना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पे? एम्स में सीटें भी बढ़नी चाहिए, और ये भी है कि 5,000 सीट्स बढ़ गई हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ। और आपका क्या कहना है कि जैसे जो CBSE, आप CBSE स्टूडेंट आपने मुझे बताया था, तो CBSE और AICTE में अब जो वो प्रवेश परीक्षाएं वो नहीं लेंगे, उसके लिए एक न्यू बॉडी नेशनल एजेंसी जो है गठित की जाएगी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो ठीक है, लेकिन जो हमने इंटरनेशनल उसके स्टडीज़ के लिए देखा है कि इंटरनेशनल पे 100 वो हो रहे हैं कोर्सेज, वो बहुत ठीक किया है। लेकिन जो नीट का ये एटेंडम उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि 3 साल तक ही हो पाएगा, मतलब उसके आगे नहीं दे सकते, वो बहुत गलत है। मतलब हमें बहुत ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसकी वजह से। इस आम बजट से एज अ स्टूडेंट आपकी क्या क्या अपेक्षाएं थी कि ये आना चाहिए था और सरकार ने ये पे ज़्यादा फोकस नहीं किया? जी, पहली बात तो है कि स्टूडेंट्सों के लिए तो ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, क्योंकि डेवलपमेंट इंडिया है जो, तो कारोबार पे ज़्यादा ध्यान दे दिया गया है, तो स्टूडेंटों के लिए बहुत कम फ़ायदा है इसमें। सो नहीं लगता कि स्टूडेंटों को ज़्यादा फायदा होगा इस एक्ट से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स रखना चाह रहे हैं इस आम बजट से। उनका कहना है कि और भी नए स्कीम्स और भी नए लॉन्चेस सरकार को लाने चाहिए थे। कैमरा पर्सन नूतन के साथ श्वेता कुमारी, APN, नोएडा।
उधर वित्त मंत्री ने बजट में गरीबों को मकान देने और ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पेश करते हुए घोषणा की कि बेघरों के लिए 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा और 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त किया जाएगा। The allocation of the scheduled caste has been stepped up from rupees 38,833 crores in the budget estimate of 2016-17 to 52,393. इससे मैडम 35% इंक्रीज एससी एलोकेशन का इस बजट में है। जहां अनुसूचित जाति के लिए 52,393 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है, तो वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए यह राशि 31,929 करोड़ रखी गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का 600 जिलों तक विस्तार होगा और 100 अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र खोले जाएंगे, जिससे लोगों को विदेशों में नौकरी में मदद मिलेगी, जबकि 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में रेलवे के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। रेलवे सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 1 लाख करोड़ का रेलवे सुरक्षा फंड बनाने का ऐलान किया गया है। किराया न बढ़ा है और न ही घटा है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ई टिकट बुकिंग से सर्विस चार्ज हटा लिया गया है। आजादी के बाद ये पहला मौका रहा जब रेल बजट आम बजट का हिस्सा बनकर सामने आया। सवाल ये था कि रेल मंत्री के रूप में अपने रेल बजट में मुसाफिरों को जो राहत सुरेश प्रभु नहीं दे पाए, क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली वो राहत अपने बजट में देकर वाहवाही बटोरेंगे? लेकिन जेटली ने रेल किराए में कटौती का कोई रिस्क नहीं उठाया। राहत की बात शायद यही रही कि फिलहाल किराया महंगा भी नहीं हुआ है। अपने बजट में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहे वित्त मंत्री ई टिकट बुकिंग करने वालों के लिए थोड़ी राहत जरूर लेकर आए। Railways will offer competitive ticket booking facility to the public at large. Service charges on e-tickets booked through IRCTC will be withdrawn. बजट में रेलवे को 1,31,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। 3,500 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछेगी। 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे। साथ ही 2020 तक सभी रेलवे क्रॉसिंग को मानव रहित बनाया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए हुए प्रावधानों की प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री ने भी तारीफ की, जबकि विपक्ष का कहना है कि आम बजट में विलय होने से रेल बजट की पहचान भी गई और हुआ भी कुछ नहीं। इस ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी है। ये बजट देश के विकास के लिए पिछले 2.5 वर्ष में जो कदम उठाए गए, जो फैसले लिए गए और भविष्य में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के इरादों के बीच ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बजट को मैं देख रहा हूं। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है कि रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया है। इससे अब पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग में मदद मिलेगी। देश में परिवहन से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में रेलवे अब अपना योगदान और बेहतरीन तरीके से कर पाएगी। The growth will happen because of the huge investment that is happening. For example, railways, 1,31,000 crore is unprecedented in railways history. So this is a great step forward. We really welcome the budget. वो क्यों उन्होंने इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा अभी मुझे मालूम नहीं हो रहा, लेकिन ये जोड़ना ठीक नहीं था। वो बड़ी मछली छोटी मछली को निगली। रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कानपुर में पुखराया जैसे ट्रेन हादसों को रोकना, जिसकी वजह शुरू में अनजान रहती है और फिर उसमें सीमा पार से आतंकी साजिश की बू सामने आती है। लोगों की माने तो वित्त मंत्री ने यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को बेहतर बनाने का वादा तो किया है, लेकिन ऐसा हकीकत में होगा, ये बड़ा सवाल है। हमेशा लोग यही बजट निकालते हैं, कहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। रेल बजट में दिया गया है जो 1 लाख करोड़ रुपए बता रहे हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन ये सब कागजों के लिए होता है, न कि ये चीज सही होती है। साफ सफाई नहीं होती है ट्रेनों में, लेट रसीद ज्यादा चलती है ट्रेन। लोगों को डर ये भी है कि वित्त मंत्री ने फिलहाल किराया बढ़ोतरी का भले ही कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि मौजूदा विधानसभा चुनावों के बाद सुविधाओं के नाम पर मुसाफिरों की जेब पर किराए का कोई नया बोझ नहीं पड़ेगा।
लखनऊ से खुर्रम निजामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर रेल बजट को लेकर दिल्ली की आम जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आती है। कुछ यात्रियों ने बजट की सराहना करते हुए उसे संतोषजनक बताया, तो लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता रफी सामी ने। जैसा कि रेल बजट पेश हो चुका है और रेलवे को कई सौगात मिली है, हमारे साथ यात्री मौजूद है, जानेंगे कि जो रेल बजट पेश हुआ है इसे किस रूप में ले रहे हैं और क्या कुछ होना चाहिए था रेल बजट में पेश। पहला इतिहास रहा है 92 वर्ष में कि रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश हुआ है, ये पहली बार हुई है। जो रेलवे की जो बजट पेश हुई है उसमें कई योजना की शुरुआत की गई है, जैसा 500 किलोमीटर नई रेल लाइन की शुरुआत की गई है। क्या लग रहा है ये बजट जो पेश हुआ है कैसा फुलफिल? ये तो होने के बाद ही पता चलेगा ना जी, अनाउंसमेंट कर देने से तो होगा नहीं। और क्या चाहिए था? चाहिए तो बहुत कुछ। ये जो रेल दुर्घटना हो रही है, पटरी से उतर रही है रेल, जान जोखिम में डाल के हम लोग जा रहे हैं, उसके पीछे कुछ होना चाहिए। विकलांगों के लिए स्ट्रक्चर सिस्टम किया गया है, एस्केलेटर सिस्टम किया गया है और कई सुविधा देने की बात की गई है रेल बजट में। किस रूप में ले रहे हैं और क्या कुछ होना चाहिए रेल बजट में? सर देखिए, स्ट्रक्चर की बात मैंने बता, मैं यूपी से हूँ, ज़्यादातर जर्नल और स्लीपर एक समान जैसा दिख रहा है। हमारा हिसाब से गाड़ियाँ और बढ़ा देनी चाहिए, हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या लगता है, जैसा कि रेल बजट आज पेश हुआ है, कई ऐसे पेश किया गया है रेल को बजट को लेकर के 500 किलोमीटर नई लाइन, आपको क्या लगता है? कहने की बात है सर, सुविधा तो किसी चीज़ की नहीं है। ट्रेन में जाकर देखिए कितनी दिक्कत है, सफ़र करके देखें, ये बजट पेश कर रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए पेश कर देते हैं, यहाँ पे आकर तो देखें कितनी दिक्कत होती है। जो सफ़र कर रहा, हमेशा सफ़र कर रहा, उसको पता है ना कितनी परेशानी होती है। क्या क्या और होनी चाहिए थी आपकी नज़र में? जो पहले सुविधा वही पूरा सुविधा नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ सरकार किराया बढ़ाई जा रही है, बजट वो कर रहे हैं किराया बढ़ा दे रहे हैं, जब नया सरकार आ रहा जब किराया बढ़ा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं रेल बजट को लेकर जनता में, यात्रियों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल बना हुआ है। कुछ खुश हैं तो कुछ चाह रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ बेहतर होना चाहिए था, कुछ और भी बेहतर होना चाहिए था। सहयोगी नूतन के साथ रफी समी, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। उधर पड़ोसियों से बढ़ते खतरे के मद्देनजर रक्षा बजट करीब 25,000 करोड़ रुपए बढ़कर 2.74 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें पेंशन के तौर पर दी जाने वाली राशि शामिल नहीं है। लगातार दूसरी बार रक्षा बजट में 10% से ज्यादा का आवंटन किया गया है। तो वहीं आइए डालते हैं एक नजर बजट में क्या कुछ हुआ महंगा और कौन सी चीजें हुई सस्ती। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि उत्पाद एवं सीमा शुल्क पर उनके प्रस्तावों से सरकारी खजाने को कोई खास लाभ या हानि नहीं होगी। उनका कहना था कि जल्दी ही जीएसटी लागू होने वाला है और ऐसे में मौजूदा ढांचे में अधिक बदलाव की जरूरत नहीं थी। जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने से केंद्र और राज्य सरकारों को अधिक कर मिल सकता है, क्योंकि इससे कर का दायरा बढ़ेगा। वैसे हर बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीजें महंगी हुई तो कुछ चीजें सस्ती हुई हैं। पवन चक्की, आरओ, लेदर का सामान, काजू, सोलर पैनल, प्राकृतिक गैस, निकेल, बायोगैस, नायलॉन सस्ते होंगे। सस्ता घर देने का भी प्रयास किया गया है। टैक्स में मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास है। भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा टैक्स मुक्त होगा। सौर ऊर्जा बैटरी और पैनल के विनिर्माण में काम करने वाले सोलर टेम्पर्ड ग्लास को सीमा शुल्क से छूट मिली है। दूसरी ओर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, पान मसाला, सिगरेट, एलईडी बल्ब, चांदी का सामान, तंबाकू, हार्डवेयर, सिल्वर फॉइल, स्टील का सामान, ड्राई फ्रूट्स महंगा होगा। पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, जबकि तंबाकू पर 4.2 से बढ़ाकर लगभग दोगुना 8.3% कर दिया गया है। मोबाइल फोन विनिर्माण के काम करने वाली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 2% किया गया। एलईडी बल्ब विनिर्माण में उपयोग होने वाले कलपुर्जों पर 5% की दर से मूल सीमा शुल्क और 6% प्रतिपूर्ति शुल्क लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली और बजट से जुड़े लोगों की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट देश को आगे ले जाने वाला बजट है और इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ये बजट देश के विकास के लिए पिछले 2.5 वर्ष में जो कदम उठाए गए, जो फैसले लिए गए और भविष्य में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के इरादों के बीच ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बजट को मैं देख, बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उन पर केंद्रित किया है। तो वहीं जहां सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने बजट को प्रगतिशील और पॉजिटिव बताया, तो वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक करार दिया है। गांव और किसानों का बजट है, दूसरी ओर स्टार्टअप के जरिए युवा प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी संभावना तराशने वाला बजट है। इनकम टैक्स में रियायत के द्वारा मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा फायदा दिलाने वाला बजट है। राजनीतिक दलों की चंदा लेने की, जो कैश में चंदा लेने की सीमा थी, उसको 20,000 से घटाकर 2,000 कर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने एक नए युग की शुरुआत की है। हर साल बजट पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको? पिछले साल जो कुछ हुआ, कितने कामयाब हो गए आप उसमें? और क्या पिछले बजट में आपने किया था ऐलान कि हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे? इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो बढ़ाएं। आज मैंने पढ़ा कि 3 लाख तक वो करना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ 5 लाख तक होनी चाहिए। पहले जो इलेक्शन फंडिंग रिफॉर्म के बारे आपने पूछा, इसको मैं कुछ सालों से मैं लिखा हूं इलेक्शन कमीशन को, लॉ कमीशन को, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखा हूं अखबारों में, मैगजीन्स में। मैं इसको स्वागत करता हूं। थ्रस्ट दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मैं उसको भी स्वागत करता हूं। सबसे पीड़ित होते हैं टैक्स सिस्टम से, उनको और छोटे बिजनेसेस को, छोटे व्यापारियों को जो रिलैक्सेशन दी गई है, मैं इसको बहुत स्वागत करता हूं। झटका सरकार ने गरीबों को मारा। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े भाषण किए हैं। पिछले साल कितना 1.5 लाख, हाउ मेनी पीपल? 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। ठीक है, दिस इज अ शेमफुल थिंग। ठीक है, 2 करोड़ की बात की थी, इस पे एक बात नहीं बोली। FDI है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अब मेकिंग इंडिया, और 2 करोड़ नौजवानों को बोले थे हर साल नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहीं कोई चीज का जिक्र नहीं है। नोटबंदी से जो हालात खराब हुए, तमाम बिजनेस व्यवसाय ठप पड़ गया। इनके नोटबंदी की वजह से बिल्कुल देश तो पीछे गया ही, GDP भी घटा ही, उदासी की तरफ चला गया। लेकिन वहीं कॉर्पोरेट जगत ने कुल मिलाकर बजट की तारीफ की है। And except indirect taxes, which he said will get subsumed in the GST, he's covered all the areas of personal income tax, corporate tax, except in large industry. Big attention on infrastructure, rural areas, agriculture. He has taken on electoral funding, very good benefits for the farmers and the rural sector, for youth, healthcare. I think overall, the finance minister has done very well on this. I'll consider this budget as a mixed budget because from the industry side, the industry was hoping that a lot more will be given for promotion of the investment. In overall, I feel that it will give a lot of stimulus to the rural sector and the rural infrastructure. और आइए अब एक नजर डालते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों पर। नरेंद्र मोदी जून में रूस की यात्रा करेंगे। वह सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने जाएंगे, जिसे रूस का दावोस सम्मेलन भी कहा जाता है। आर्थिक मसलों पर 1 से 3 जून को होने वाले फोरम की सालाना बैठक में भारत को अतिथि देश के तौर पर न्योता मिला है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ केजरीवाल की तरह वोटरों से पैसा लेकर उनकी ही पार्टी को वोट देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। चुनाव आयोग ने पर्रिकर से 3 फरवरी तक जवाब मांगा है। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर दुबई जा रहे 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है।
जिनके पास से 45.69 लाख रुपए कीमत की सऊदी रियाल करेंसी बरामद हुई है। आरोपियों ने इस कैश को केलों के बीच छिपाया हुआ था। सेना के लिए आने वाली शराब को बाहरी लोगों को बेचने का आरोप लगाने वाले बीएसएफ के जवान नवरत्न चौधरी ने एक और वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो के जवाब में बीएसएफ ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जवान का कहना है कि शिकायत निवारण केंद्र में होते हुए भी चौधरी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उत्तर प्रदेश में कानपुर के जाजामोई इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने अभी तक 5 लोगों के मरने की पुष्टि की है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी मरने वालों की संख्या 20 बता रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो वहीं यूपी में अपने चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने आज हापुड़ के मसूरी में रैली की और निशाने पर एक बार फिर रही केंद्र की मोदी सरकार। देखिए रिपोर्ट। मसूरी की चुनावी रैली में अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए, अच्छे दिन लाने का भरोसा दिलाया, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि अच्छे दिन का इंतजार कर रही जनता पर नोटबंदी की मार पड़ी। बड़ा काम इन्होंने करके दिखा दिया कि 500,000 बंद कर दिए। कितने लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, लोग लाइन में लगे रहे, लोगों की जान चली गई लाइन में लगे लगे। काला धन कितना वापस आया है, ये हमारे गरीब मजदूर नौजवान ये जानते ही नहीं काला क्या है। यूपी में अखिलेश यादव के ऊपर सपा को दोबारा सत्ता में लाने की जिम्मेदारी है। पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद से अखिलेश लगातार प्रचार में जुटे हैं। शिवपाल सिंह यादव के बगावती तेवर के बाद अब उन पर दबाव और भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर यूपी चुनावों के पहले चरण में पश्चिमी यूपी में वोट डाले जाएंगे और इसी के चलते अगर अखिलेश हापुड़ में थे तो करीब 40 किलोमीटर दूर मेरठ में मायावती ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान बीएसपी सुप्रीमो ने सपा और बीजेपी दोनों पर हमला किया। मेरठ रैली के दौरान मायावती ने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया तो कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीएसपी की सरकार बनी तो अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बीएसपी की सरकार बन जाती है तो फिर सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ प्रदेश में सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद लोगों के पलायन के मुद्दे पर मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो इस बात का ऐलान भी किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो सपा सरकार में बंद पड़ी योजनाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। सड़क, स्वास्थ्य व अन्य और रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से पूरा करवाया जाएगा। जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चालू किया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में बीजेपी और सपा की मिलीभगत चल रही है। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर लोगों को लैपटॉप और मोबाइल फोन बांटने की जगह जरूरतमंदों को सीधे आर्थिक मदद दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं शराब कारोबारी विजय माल्या के कर्ज की वसूली के विभिन्न प्रयासों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2017 के ऐलान में कहा कि सरकार कर्ज न चुकाने और देश छोड़कर भाग जाने वालों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री ने वित्तीय साल 2017 से 18 के लिए बजट की घोषणाएं करते हुए कहा कि देश में कानून से बचकर फरार होने वाले ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने विधेयक में बदलाव करने का विचार किया और ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त के मुद्दे पर नया कानून बनाने का फैसला लिया है। उधर बीसीसीआई ने जस्टिस लोढ़ा की सिफारिशों को देखते हुए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीसीसीआई ने कोर्ट से अपील की थी कि कोर्ट अपने फैसले में संशोधन करे और दुबई में होने वाली बैठक के लिए 3 की जगह सिर्फ 1 का नाम तय किया जाए। कोर्ट ने विक्रम लिमिये, अमिताभ चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी का नाम प्रस्ताव किया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी ओर से नियुक्त तीनों अधिकारी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। उधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने देश भर में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बैन चाइनीज मांझे पर सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार के वकील ने कहा कि पतंग उड़ाना भारत की परंपरा का हिस्सा है और ये खेल सालों से चला आ रहा है, इससे प्रदूषण की कोई नुकसान नहीं पहुंचता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मांझे से उंगलियां कट जाती हैं लेकिन प्रदूषण को कोई नुकसान नहीं होता। गुजरात सरकार ने यह भी कहा कि बेंच अगर अनुमति दे तो वो बेंच के सामने शीशे से बना मांझा बिना उंगली कटे तोड़कर दिखाएंगे। राज्य सरकार को नायलॉन और चाइनीज मांझे पर कोई आपत्ति नहीं है और अब मामले की सुनवाई 6 फरवरी को होगी। तो वहीं दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाने वाली याचिका को एनजीटी ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इस फैसले से छूट को लेकर भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एनजीटी ने दिल्ली जल निगम की उस याचिका को मंजूर कर लिया जिसमें ऐसे वाहनों को कूड़ा उठाने में इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। छूट देते हुए बेंच ने यह भी कहा है कि ऐसे सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाए और उनका किसी और काम के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डोनाल्ड ट्रंप का 7 मुस्लिम देशों के लोगों की यूएस में एंट्री बैन करने वाले ऑर्डर की मुखालफत बढ़ रही है। सैन फ्रांसिस्को के बाद अब मैसेच्यूसेट्स, न्यूयॉर्क और वर्जीनिया ने ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर अमेरिका में कई प्रदर्शन भी हो चुके हैं। अमेरिकी संविधान धार्मिक आजादी की गारंटी देता है। इसी को आधार बनाते हुए ट्रंप के 7 मुस्लिम देशों के लोगों की यूएस में एंट्री बैन करने वाले ऑर्डर के खिलाफ 4 राज्यों ने अदालत का रुख किया है। ऑर्डर को अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने वाला बताया गया है। ट्रंप के ऑर्डर के खिलाफ खड़े होने वाला सैन फ्रांसिस्को पहला अमेरिकी राज्य था जिसने ट्रंप के ऑर्डर का विरोध किया। ट्रंप के ऑर्डर के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। लोगों ने इसे भेदभाव करने वाला बताया था। हालांकि सोमवार और मंगलवार को कराए गए एक पोल में 49% लोगों ने ऑर्डर का समर्थन किया, जबकि 41% लोग इसके खिलाफ थे। मैसाचुसेट्स वर्जीनिया की अटॉर्नी जनरल मारा हिली के मुताबिक ऑर्डर को एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कह सकते हैं। हिली ने बताया कि न्यूयॉर्क और वर्जीनिया ने भी अपने फेडरल कोर्ट में ऑर्डर के खिलाफ केस दायर किया है। वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल मार्क हेरिंग के मुताबिक अमेरिकी कॉलेजों यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके चलते वे लौट नहीं पाएंगे। सभी इसे गंभीरता से ले रहे हैं। ऑर्डर का विरोध करने का खामियाजा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिंग अटॉर्नी जनरल सैली येट्स को भुगतना पड़ा। उन्हें सोमवार को बर्खास्त कर दिया गया। ट्रंप ने जिन 7 देशों के लोगों के इमिग्रेशन पर बैन लगाया था उनमें इराक, ईरान, लीबिया, सूडान, सीरिया, सोमालिया और यमन शामिल है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ प्रिंस रेबिस ने कहा, कुछ अन्य ऐसे देशों की तरफ भी इशारा कर सकते हैं जहां एक तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि पाकिस्तान, कुछ अन्य देश। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो वहीं देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब बात देश और दुनिया के इतिहास की। दुनिया के इतिहास में 1 फरवरी कई घटनाओं के चलते महत्वपूर्ण है। जानते हैं कुछ ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में जो कि आज के दिन हुई थी। आज के दिन 1884 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला एडिशन प्रकाशित हुआ था। आज के दिन 1930 में द टाइम्स अखबार ने पहली बार क्रॉसवर्ड पजल प्रकाशित किया। 1979 में ईरानी नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी निर्वासन के 15 साल के बाद तेहरान वापस आए। आज के दिन साल 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की आतंकवादियों ने सर कलम करके हत्या कर दी थी। 2003 में आज के दिन अंतरिक्ष से पृथ्वी की कक्षा में लौटते वक्त अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस हादसे में भारतवंशी कल्पना चावला सहित सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। तो हिंदी साहित्य के महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 की वसंत पंचमी को हुआ, इसलिए सरस्वती के इस साधक की जयंती बसंत पंचमी को मनाई जाती है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के आधुनिक कबीर थे। प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते थे, लेकिन निराला इन सब में सबसे निराले थे। उनका सौंदर्य बोध यथार्थ पर आधारित था। उन्होंने छंद को मुक्त कर दिया। उन्होंने मुक्त छंद का कवि कहा जाता है।
कहने को तो उन्होंने परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता जैसे काव्य संग्रह रचे, लेकिन अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपा जैसे उपन्यास भी लिखे। सुकूल की बावी, सखी, लिली की देवी सी कहानियां लिखी। बिलसुर, बकरीहा जैसे रेखाचित्र, कई निबंध संग्रह और आलोचना के अलावा अनेकों पुस्तकों का अनुवाद किया। लेकिन ये निराला ही थे जो पिता होकर भी अपनी बेटी सरोज के सौंदर्य का चित्रण कर सकते थे। निराला ही थे जिनकी राम की शक्ति पूजा में राग, विराग, जीवन, मृत्यु, यथार्थ और स्वप्न का द्वंद्व दिखाई पड़ता है। उनका जीवन भी आर्थिक संघर्ष और आत्मसंघर्ष से गुजरा था। अपनी कालजयी रचनाओं की वजह से कालजयी थे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको सुनाते हैं निराला की सरस्वती वंदना।